नमस्कार तशरीलिक। मेरा नाम तुतन तशी है। मैं इस मेजर एलेनो बॉब खातिंग म्यूज़ियम का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज मैं इस संग्रहालय म्यूज़ियम के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हम यहाँ पे मेजर बॉब खातिंग म्यूज़ियम पे आए हैं। तो हमारे यहाँ एक दोस्त हैं जो हमारे गांव के ही है, जो जिसका नाम तुतन तशी है। तो अभी हम उसके पास जाएंगे और वो हमें बताएंगे म्यूज़ियम के बारे में, मेजर बॉब खातिंग के बारे में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे उनका एक स्टैचू भी है। तो हम अंदर की तरफ जाएंगे गाइस, बने रहना। नमस्कार तशरीलिक। मेरा नाम तुतन तशी है। मैं इस मेजर एलेनो बॉब खातिंग म्यूज़ियम का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज मैं इस संग्रहालय म्यूज़ियम के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दरअसल यह संग्रहालय या म्यूज़ियम मेजर बॉब खातिंग के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1951 में इस क्षेत्र में आकर, तवांग में आकर उन्होंने भारत का संप्रभुता को मजबूत किया। यह संग्रहालय मेजर बॉब खातिंग जी के जीवन कथा और हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के मूल निवासी मोनपा समाज के ऊपर भी प्रकाश डालता है। साथ ही साथ 1962 में इंडिया चाइना वार जो युद्ध हुआ था, उसका बारे में भी इस म्यूज़ियम में आप जानकारी
ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा इस संग्रहालय म्यूज़ियम में कई सारे अलग अलग गैलरीज हैं। यह पहला गैलरी है जिसका नाम हमने दिया है सोल ऑफ इंडिया, यानी सोल यानी आत्मा। दरअसल यहाँ पे करीबन 36 मिट्टी हमने अलग अलग राज्यों से और 8 यूनियन टेरिटरी से कलेक्ट करके लाए हैं। यह सभी सॉइल जो है ऐसा जगह से लाया गया है जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड है, और इस जो सॉइल है इसका इकट्ठा करने के लिए बाइकर्स ने 25 दिनों के अंदर में 12,000 किलोमीटर का सफ़र करके ऑल ओवर आवर कंट्री, हमारे सभी जो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज में विज़िट किया। तो ये हमारे भारत के आर्मी जवान्स और हमारे कोलैबोरेशन विद अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए उनको हम एक श्रद्धांजलि दे सकें। तो हमने अरुणाचल प्रदेश से दीपा, एक छोटा सा गांव है जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, वहाँ से हमने ये सॉइल इकट्ठा किया है। दरअसल ये दीपा गांव में पहली बार जब 1947 में हम भारत आज़ाद हुए थे तो उस समय में पहला तिरंगा झंडा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे फहराया गया था। इसी प्रकार हमने अलग अलग जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फिर हमारा ये हो गया हमारा साउदर्न स्टेट्स, इस प्रकार पूरा सभी राज्यों से हमने ये सॉइल इकट्ठा करके लाए हैं। थैंक यू। अभी नेक्स्ट गैलरी पर जाएंगे। तो इस म्यूज़ियम में, इस संग्रहालय में आप अलग अलग गैलरी देखेंगे। पहला गैलरी हमने सोल ऑफ इंडिया देख चुका है। नेक्स्ट आता है मेजर बोप खतिंग, उनका जीवन कथा। 1951 में उन्होंने भारत के साथ तवांग को कैसे इंटीग्रेशन किया उसके बारे में जानेंगे, और 1962 में जो इंडिया चाइना युद्ध हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे, और यहाँ के जो तवांग जो जिला के जो समाज है जिसे मोनपा कहते हैं, उनका संस्कृति, उनका खान पीन, रहन सहन किस प्रकार होते हैं, वो सब भी हम इस म्यूज़ियम में जानेंगे। ये हमारा तवांग जो जिला है उसका तस्वीर है। दरअसल यह तस्वीर, ये फ़ोटो जो है एग्जैक्टली कौन सा डेट में खींचा गया किसी को पता नहीं है। तो जितना तक हमें पता है ये शायद 1950 के आसपास खींचा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तवांग मोनेस्ट्री, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री माना जाता है। तो इस मोनेस्ट्री की स्थापना हुआ था 1681 शताब्दी में, और जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना किया उनका नाम था मेरक लामा लोडरे ग्यात्सो, जिन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर उन्होंने तवांग में आए थे, और आने के बाद इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। दरअसल यह मंदिर की स्थापना होने के बाद ही इस जिला का नाम पड़ा तवांग। तवांग जो है 2 शब्द से बनता है। ता यानी हमारा लोकल भाषा में, यानी मोनपा भाषा में ता का मतलब है घोड़ा, जो नोबल हॉर्स। वांग मतलब चोजन या ब्लेसिंग, आशीर्वाद जिसे कहते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं द लैंड विच इज़ ब्लेस्ड बाय ए नोबल हॉर्स। तो ये मोनेस्ट्री स्थापना होने के बाद ही इस जिला का नाम पड़ा तवांग। इससे पहले मोनकिमोजोंग नाम से भी जाना जाता है। मोनकिमोजोंग यानी द लैंड ऑफ हैप्पी वैलीज ऑफ द मोनपास, इस नाम से जाना जाता है। ये है फ्लिप बुक, जिसमें मेजर बोप खतिंग जी के अपने पर्सनल उनका एल्बम से हमने कुछ फ़ोटो इकट्ठा किया जो उनके जीवनी से रिलेटेड है। तो कई सारे उनका फ़ोटोस यहाँ पे है, जो यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं वो इस फ़ोटो को पर्सनली यहाँ पे सेव करके देख सकते हैं। अब हम जानेंगे मेजर बोप खतिंग जी कौन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। दरअसल मेजर बोप खतिंग जी का जन्म हुआ था उखरुल, एक छोटा सा जिला पड़ता है मणिपुर में, और वो एक तंगखुल नागा ट्राइब से बिलोंग करता था। उनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1912 में। बचपन का स्कूलिंग उन्होंने उखरुल मिशन स्कूल मणिपुर में किया। इसके बाद 1937 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया कॉटन कॉलेज, जो असम में पढ़ते हैं। फिर उन्होंने अपना कैरियर, यानी अपना लाइफ का पहला कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया एज ए हेड मास्टर के तौर पर, जो हरि सिंगा मिशन इंग्लिश स्कूल मंगलदय, जो असम में पढ़ते हैं। ये तस्वीर को आप देख के जान सकते हैं कि मेजर बोप खतिंग जी को 1957 में हमारे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उनको जो है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। 1939 में मेजर बोप खतिंग जी ने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किया, और उनका पहला ट्रेनिंग रहा
जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 1941 में वो जो है कुमाऊं रेजिमेंट में वहाँ पे भी उन्होंने जो है ज्वाइन किया वहाँ पे। इसके बाद 1942 में वो कैप्टन रहा, लाइजन ऑफिसर USF के। इसके बाद 1944 तक वो जो है कैप्टन रहा मणिपुर के सेक्टर B फोर्स। फिर 1947 में वो मिनिस्टर इंचार्ज रहा महाराजा गवर्नमेंट जो मणिपुर में था उस समय में। और इसके बाद 3rd असम रेजिमेंट के वो को कमांडर रहा। फिर 1948 में वो सत्ता में पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बाद मणिपुर में सदर कंस्टिट्यूंसी का वो वहाँ का MLA रहा। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में 2 साल रहने के बाद फिर वहाँ से रिज़ाइन करके फिर से दोबारा वो आर्मी में ज्वाइन किया। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद 1950 में वो असिस्टेंट कमांडर रहा 2nd असम राइफल के। इस समय में असम में बहुत बड़ा एक दुर्घटना घटा था, जिसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दुर्घटना ये हुआ था कि वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था जो कि 8.5 मैग्नीट्यूड का है। पूरा आसाम के इतिहास में ये सबसे बड़ा भूकंप का इतिहास मतलब दुर्घटना घटा था। इस समय में मेजर भूपति जी जब यहाँ पे सर्व कर रहे थे एज ए असिस्टेंट कमांडर, उन्होंने अपने ओर से भी कई सारा सहायता की। तो यहाँ नीचे में जो फोटो आप देख रहे हैं ये उस समय का फोटो खींचा गया है जब उन्होंने आसाम में जब दुर्घटना हुआ था उस समय जो सहायता किया। और 1950 में जैसा हम सभी जानते हैं 1972 में हमारा इस स्टेट का नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले इसे नेफा नाम से जाना जाता था। नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और उस समय में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट, ये खास करके वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और तवांग डिस्ट्रिक्ट दोनों को कामेंग नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1944 में 1984 में हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म हुआ। उससे पहले कामेंग नाम से जाना जाता था। तो मेजर बोब खातिंग जी को यहाँ पे एज एन असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर तवांग भेजा गया। तो मेजर बोब खातिंग जी पहला व्यक्ति था जिन्होंने ऑफिशियली तवांग में आकर तिरंगा झंडा फहराया और हमारे इस तवांग क्षेत्र को भारत के साथ इंटीग्रेशन करवाया। और वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने यहाँ पे आकर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी एस्टैब्लिश किया। इसके बाद 1993 में उन्होंने इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी ज्वाइन किया। और 1954 में वो पॉलिटिकल ऑफिसर रहा त्वेनसंग। आज त्वेनसंग जो है नागालैंड का एक पार्ट है। दरअसल 1962 से पहले नागालैंड भी एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था। 1962 के बाद वो नागालैंड जो है भारत के साथ जुड़ गया। तो इसमें भी मेजर बोब खातिंग जी का काफ़ी योगदान रहा। और 1957 में वो पहला डिप्टी कमिश्नर रहा मोकोचुंग डिस्ट्रिक्ट जो नागालैंड में पड़ते हैं। 1961 से 62 के बीच में उन्होंने प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस कॉलेज में 2nd कोर्स अटेंड किया। और 1962 में वो डेवलपमेंट कमिश्नर रहा सिक्किम के। फिर 1963 में वो जो है डिविजनल ऑर्गेनाइजर रहा, जिसे SSB जिसे कहते हैं सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के। और 1967 से 71 के बीच में वो नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी सर्व किया। 1972 से 1975 के बीच में मेजर बोब खातिंग जी पहला ट्राइबल पर्सन था नॉर्थ ईस्ट से जिन्होंने एम्बेसडर टू बर्मा का पद भी संभाला। इसके बाद आता 1978 से 79 के बीच में वो चेयरमैन रहा ट्राइबल लॉ कमीशन के। और रिटायरमेंट के बाद भी 1980 में जब प्रेसिडेंट्स रूल चल रहे थे मणिपुर में तब वो गवर्नर का एडवाइज़र रहा। इसके बाद 12 जनवरी 1990 में टोटल 78 ईयर्स उम्र में उनका हार्ट अटैक होकर उनका देहांत हो गया। तो अगर हम मेजर बोब खातिंग जी के जीवन कथा को अगर हम संक्षेप में बताएं तो हम बता सकते हैं कि ही वॉज ए स्टूडेंट लीडर, he was a teacher, he was a soldier, he was a politician, he was an administrator, he was a diplomat, he was a statesman, he was a leader। एक मल्टी पर्सनैलिटी व्यक्ति था। इसी बीच इनको कई सारे मिलिट्री अवार्ड्स पे मिला, जैसे 2nd वर्ल्ड वॉर मिलिट्री अवार्ड्स, मिलिट्री क्रॉस जो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा दिया गया था, मेंबर ऑफ ऑर्डर ब्रिटिश एम्पायर, कमांडर इन चीफ कैलेंडर सर्टिफिकेट और पद्मश्री अवार्ड 1957 में। साथ ही साथ पोस्टुमसली रिसेंटली उनको 20 फरवरी 2021 में अरुणाचल रत्न से भी उनको जो है पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया। आज तक ये अरुणाचल रत्न से 3 व्यक्ति को दिया गया है। मेजर बोब खातिंग दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति एक DSP साहब था, 2nd व्यक्ति हमारे मेजर बोब खातिंग जी है और तीसरा व्यक्ति हमारा अरुणाचल प्रदेश का पहला गवर्नर जिनका नाम है लेट KA राजा, उनको दिया गया था। अब हम जानेंगे मेजर बोब खातिंग जी की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स उनके। दरअसल यह एक तंगखुल नागा शॉल है। यह शॉल यूजुअली नागा हमारे जो तंगखुल नागा ट्राइब लोग इसका धारण करते हैं। इस शॉल का नाम है चोंगखम। यह शॉल तंगखुल नागा ट्राइब में एक कस्टमरी लॉ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जब एडल्टहुड
जिसे हम कह सकते हैं मैच्योरिटी एज जब पहुँचते हैं तो उनका रिकॉग्नाइजेशन तौर पर यह शॉल जो दिया जाता है। हम सभी जितने भी ट्राइब्स, खास करके हमारे इंडिया में जितने ट्राइब्स, सबके अपना अपना एक एंथम रहता है। तो ये एक तंगखुल एंथम है जिसे मेजर रैलेंगनो बोप खातिंग जी के द्वारा कंपोज किया गया है। ये उनका तंगखुल लैंग्वेज भाषा में है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसके पीछे में हम देख सकते हैं। अब ये वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं मेजर बोप खातिंग जी के 2 बेटे थे और 2 बेटियां हैं। ये उनके छोटे बेटे हैं जिनका नाम है डोनाल्डो खाटिंग। डोनाल्डो खाटिंग एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और अभी जस्ट रिसेंटली ये एज ए वाइस चांसलर के तौर पर रिटायर हुआ है, जो यूनिवर्सिटी झारखंड में है। और उनका बड़े बेटे का नाम है जॉन खातिंग। जॉन खातिंग एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर है। अभी करेंटली इन लोग जो है गुवाहाटी में रहते हैं। इसके बाद ये है मेजर बोप खातिंग जी का फेवरेट स्वेटर। दरअसल मेजर बोप खातिंग जी के धर्मपत्नी मेघालय से बिलोंग करती थी और वो खासी ट्राइब से बिलोंग करती थी। दरअसल इस स्वेटर में स्पेशलिटी यह है कि यह स्वेटर जो है मेजर बोप खातिंग जी के वाइफ ने अपने हाथों से बुनकर बनाए थे। तो उन्होंने अपने पूरे नाइट टाइम में इस स्वेटर को वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्वेटर उन्होंने अपना संभाल के रखे थे। ये है मेजर बोप खातिंग जी का आउटफिट्स। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे तो जैसे वो नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी हो गया, बाल्मा का एम्बेसडर हो गया और एज ए पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर अनेक हमारे जो अलग अलग पूर्वोत्तर में उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, ये उनका ड्रेसेस है। और ये रहा मेजर बोप खातिंग जी का तस्वीर, जब उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1957 में, तब ये फ़ोटो खींचा गया था। और ये रहा मेजर बोप खातिंग जी के आर्मी यूनिफॉर्म। तो ये कई लोग कहते हैं कि ये असम राइफल का यूनिफॉर्म है, कोई कहता है असम रेजिमेंट का यूनिफॉर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आर्मी का यूनिफॉर्म उस समय का हुआ करता है। यहाँ मेजर बोप खातिंग जी का शेरवानी है। दरअसल ये शेरवानी जब उनको 1957 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था उस समय उन्होंने पहने थे। आपने यहाँ पे जितने भी उनके जो बिलोंगिंग्स, जो वस्त्र थे, ये देखें, सभी जो है उनका फैमिली मेम्बर्स ने यहाँ पे म्यूजियम में डोनेट किए हैं पिछले साल जब इसका उद्घाटन हुआ था। और ये है एक मेमेंटो, जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने जब मेजर बोप खातिंग जी वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सर्व कर रहे थे तब उनको ये गिफ्ट के तौर पे दिए थे। ये भी एक तंगखुल नागा शॉल है। यह शॉल तंगखुल नागा ट्राइब में जब कोई व्यक्ति परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बनते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली, तब यह शॉल से उनको सम्मानित किया जाता था। और ये रहा तंगखुल एंथम का ट्रांसलेशन, जिसे ट्रांसलेट किया है रेवरेंड डॉक्टर जे थुंगरा ने। तो इसमें लिखा गया है, देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड नॉट लव माय मदरलैंड इन व्हिच आई वाज बोर्न। शी हैज लविंगली नर्चर्ड आवर फोरबियरर्स। शी हैज विथस्टूड हीट एज वेल एज कोल्ड। Even now, without forsaking us all, like the hand, she still roots over us. बहुत ही इंस्पिरेशनल ये एंथम है। मीनिंग मेजर बोप खातिंग जी का एक हॉबी था फिशिंग करने का, ये उनका फिशिंग टूल्स है। और ये अप्रिसिएशन लेटर है। दरअसल जब मेजर बोप खातिंग जी 1951 में ट्वेंसंग, जो अभी मॉडर्न नागालैंड है, वहाँ पे सर्व कर रहे थे, तो उनके स्टाफ ने उनको जब पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद उनको ये एक एप्रिसिएशन लेटर उनको दिए थे। ये मेजर बोप खातिंग जी का आर्मी के असम राइफल के जब वो असिस्टेंट कमांडर हुआ करता था, इनके बैजेस है। ये हमारे यहाँ के मोनपा का लोकल हैट है और ये एक लोकल बोर्ड है जिसे हमारे मोनपा भाषा में छुपा भी कहते हैं। ये दोनों जब मेजर बोप खातिंग 1951 में पहली बार तवांग जब आए थे, उस समय में यहाँ का लोकल ट्राइब जिसे मोनपा कहते हैं, उन्होंने इनको ये बैंड भी दिए थे। अब हम जानेंगे इंटीग्रेशन कैसे हुआ था। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। दरअसल जैसा हम सभी जानते हैं, शिमला कन्वेंशन या शिमला ट्रीटी, जिसे 1914 में ड्राफ्टिंग किया गया था, उसके मुताबिक दरअसल बिफोर 1914 यहाँ पे तवांग में जो ऑफिशियली कोई भी मतलब हमारे जो, क्योंकि तवांग जो छोटा सा एक जो ज़िला है वो 3 देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान, इंडिया और चाइना, जो उस समय में तिब्बत थी। तो 1914 से पहले यहाँ पे मोस्टली तिब्बतन का ही यहाँ पे जो है
उनका जो है शासन चलते थे। तो शिमला 1914 में जब सर हेनरी मैकमोहन जी जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिन्होंने हमारा बॉर्डर्स का ब्रिटिश इंडिया का जो बॉर्डर्स एरियाज़ को डिमार्केशन किया था, उन्होंने अरुणाचल में भी विजिट करके अरुणाचल का बॉर्डर एरियाज़ को भी उन्होंने पूरा रेटिफाइड किया। तो उस समय में 1914 में जब ये शिमला कन्वेंशन ट्रीटी बना गया, उसके मुताबिक तवांग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन चुका था। लेकिन जब ये इंटीग्रेशन का जब ये ड्राफ्टिंग बनाया गया था, उस समय में चाइना ने इसको जो है डिनाई किया। तिब्बत और भारत दोनों ने इसका सहमति दिया, लेकिन चाइना ने इसको नहीं माना। तो इसके बाद क्या हुआ, 1914 से लेकर 1950 के भीतर में अनफॉर्चुनेटली कोई भी हमारे भारत के कोई भी ऑफिसर्स बोलो या कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जो है विजिट नहीं किया, जिनका कारण से 1914 से लेकर 1950 का समय बीच में हमारे यहाँ पे 2 गवर्नर, जिससे हमारा यहाँ के भाषा में जोंगपेन कहते हैं, वो तिब्बत से यहाँ आके यहाँ का शासन चलाते थे। तो एक जो है तवांग मोनेस्ट्री का देख उन लोग संभालते थे। दूसरा जो गवर्नर था वो जो है यहाँ का लोकल जनरल पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो हम लोग जो भी यहाँ पे उगाते थे, जो भी कल्टिवेशन होते थे, 50% उनको देना पड़ता था, लाइक जिससे मतलब उनका अंदर उनका अधीन में थे। लेकिन जिससे 1950 का आसपास में अनफॉर्चुनेटली चाइना ने पूरी तरह से तिब्बत को कब्जा कर लिया। उस समय में हमारे पहला यूनियन होम मिनिस्टर और उस समय का पहला डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने जियोपॉलिटिकली तवांग के बारे में उनको पता चला। तब उन्होंने सोचा कि अगर हम तवांग को ऑफिशियली जल्द से जल्द इंटीग्रेशन नहीं किया तो चाइना इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दिस रीजन ऑल्सो। सो नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फ्रंटियर रीजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे उस समय के असम के गवर्नर थे, जिनका नाम है जयराम दास दौलतराम, इनको आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द तवांग में एक ट्रूप भेजिए और तवांग को जो है ऑक्यूपाई कीजिए, और एल्स चाइना इज गोइंग टू इन्वेड दिस रीजन ऑल्सो। तो इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब जयराम दास जी को जब आदेश दिया, तब जयराम दास जी ने मेजर बॉब कतिंग जी को चुना, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मेजर बॉब कतिंग वॉज ए सोल्जर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट्समैन एंड ऑल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट था वो एक लोकल ट्राइबल था। तब मेजर बॉब कतिंग जी को उन्होंने आदेश दिया कि आपको जो है तवांग जाना है। तो मेजर बॉब कतिंग जी को उन्होंने मेघालय, उस समय शिलोंग जो हमारा हेडक्वार्टर हुआ करता था, तो उनको वहाँ बुला कर उनको पूछता है कि क्या आपने कभी तवांग गए हैं या तवांग के लोगों से मिले हैं? तो उनका जवाब देते हैं ना, मैंने कभी तवांग गया नहीं और यहाँ के लोगों से भी नहीं मिले। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने आसाम से कई बर्फीले पहाड़ देखे हैं, शायद वही तवांग है। तो उनको कहा कि हाँ वही तवांग है, वो हमारा एकदम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है, आपको वहाँ जाकर जल्द से जल्द तवांग को ऑक्यूपाई करना है। तो आज तवांग जो भारत के साथ जुड़ा है, इसका पूरा योग, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन, इसका पूरा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनका एक प्रतिमा भी आगे में एंट्रेंस में इनका जो स्टेचू बनवाया है, और हमने 31 अक्टूबर को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया, क्योंकि 31 अक्टूबर को इनका जयंती मनाया है, इसलिए हमने इसका 150वीं जयंती बनाया है। और उसी दिन हम लोग जो है राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब ये इंटीग्रेशन हो गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये उनका आखिरी, हमारे देश के लिए आखिरी तोहफा था। सो इट वाज हिज लास्ट गिफ्ट टू द नेशन। तो हम उनको जो है बहुत ही मतलब वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम टुडे तवांग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब हम जानेंगे मेजर बॉब कतिंग जी ने किस प्रकार तवांग की ओर आया। दरअसल जब मेजर बॉब कतिंग जी को कहा गया कि आपको तवांग जाके तवांग को जो है इंटीग्रेशन करना है, तब मेजर बॉब कतिंग जी ने करीबन 600 पोर्टर के साथ और 200 आर्मी प्लेटून के साथ, सेकेंड आसाम राइफल के उनके साथ, उन्होंने 17 जनवरी 1951 में लोखरा के जो असम में पड़ते हैं, वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। तो आप देख सकते हैं अभी दिसंबर चले, फिर भी इतना ठंड सर्दी है, तो जनवरी का हालत क्या होता होगा, बहुत बुरा हाल, मतलब काफ़ी हार्श विंटर था, बर्फ़ था, और उस समय में हमारे पास कोई भी सड़क नहीं था। आज से 10 साल पहले भी यहाँ से तवांग से तेजपुर जाने में 14-15 घंटा लगता था। अभी तो सड़क अच्छा होकर 4-5 साल ही हुआ है। तो उस समय का क्या मतलब सिचुएशन था वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे दीर्घ संकल्प के साथ जो उनको जो काम सौंपा गया था, उन्होंने जो हार नहीं मान के 17 जनवरी को उन्होंने अपना
सफ़र के लिए शुरुआत किया। इसके बाद कई सारे जगह पर दिक्कतें भी हुआ क्योंकि एक्लेमाइज नहीं हुआ था और उनके कई सारे सोल्जर्स को तो काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि उस समय मोटर रोड नहीं था। तो जो भी म्यूल्स बोलो, डोंकीज बोलो, जो भी जंतु उनके थ्रू से उन्होंने तवांग की ओर रवाना हुआ। तो आखिरकार 6 फरवरी 1951 में हमारे यहाँ पे एक छोटा सा गांव है ग्यांखर। ये ग्यांखर गांव जो है उस समय में जो टिबेटियन रिप्रेजेंटेटिव, जो टिबेटियन गवर्नर था, उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने जो है सबसे पहले अपने जितने भी सेना सैनिकों को बताया कि हमें यहाँ कोई मारपीट नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा खून खराबी नहीं करना है, बहुत शांति से यहाँ पे जो समझौता करें, क्योंकि ये जगह बहुत ही बॉर्डर एरिया पे है, तो हमको बहुत शांति से यहाँ पे जो है संभालना है। इसके बाद 9 फरवरी 1951 में वो बुमला विजिट किया, वहाँ जाकर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और 14 फरवरी को 1951 में पहली बार भारत में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, तवांग में तिरंगा झंडा फहराया। तो उस समय में हमारे तवांग नाम नहीं जाना चाहता था, तो कामेंग नाम से जाना, तो ये झंडा जो है अभी जो हिस्ट्री के मुताबिक दिरांग में फहराया गया था। इसके बाद उन्होंने 15 फरवरी को 1951 में यहाँ के जितने भी जो गवर्नर, जो टिबेटियन गवर्नर्स थे, उनके साथ एक सभा बिठाया। तो ये सभा का उस समय का फोटो है। इस मीटिंग में उन्होंने यहाँ के जो लोकल पब्लिक लीडर्स हैं, तो उस समय में हमारे यहाँ पे सब डिवीज़न बोलो या बड़े बड़े गांव 3 हुआ करता था, शेरत्सो, सेरुत्सो, ढोत्सो, तीनों के जो गांव बुरा से उनको बुलाया और यहाँ के टिबेटियन जो गवर्नर हैं उनको भी बुला के उनको बताया कि हम यहाँ पे आपका जो धर्म, संस्कृति, कल्चर किसी को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। आप लोग जो है भारत का एक मूल्य हिस्सा है, आप लोग इंटीग्रेटेड पार्ट है। सो आपको जो है बाहर का लोगों से कोई टैक्स देना ज़रूरी नहीं है। बाहर का लोगों को आप हमारा भारत के साथ जुड़ जाइए और आपको जो है जो बेसिक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भी आपको दिया जाएगा और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितने भी राइट्स हैं वो आपको दिया जाए। तो कोई मारपीट नहीं, कोई ब्लड शेड नहीं, कोई खून खराबी नहीं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे ये मीटिंग को बिठाया। और जो टिबेटियन रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी कहा कि एज पर द शिमला कन्वेंशन या शिमला ट्रीटी, तवांग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो आपको यहाँ पे कोई राइट नहीं कि यहाँ का लोगों को आप यहाँ पे जो है हुकूमत चलाएं। तो उनको जो है बहुत अच्छी तरह समझा के वापस अपना उनका देश में, तिब्बत में उनको भेज दिया। उसके बाद मेजर बोब खातिंग जी ने कई दिनों के बाद बोमदिला जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उन्होंने गया। वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ से तवांग से चाइना जो है करीबन 45 किलोमीटर दूरी पर है, जो बुमला पास है। तो अगर यहाँ पे जल्द से जल्द कोई मिलिट्री स्टेशन नहीं बिठाया तो कल को चाइना यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो उसको मन में, उसको वो इम्पोर्टेंस को जानते हुए मेजर बोब खातिंग जी ने पहला मिलिट्री स्टेशन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो बोमडिला में उन्होंने वहाँ पे स्थापना किया। 1914 में हमारे इस तवांग रीजन को चिकन नेक नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आपने मैप में भी देखे होंगे, अरुणाचल जो है बहुत ही एकदम जस्ट कनेक्टेड है। तो उस समय में का ये मैप है हमारा। तो ये जो आपको जो डॉट लाइन दिख रही है, ये है मैकमोहन लाइन या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अभी तिब्बत यानी चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो है उस समय का नेफा, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तो ये उस समय का मैप है। और यहाँ पे तवांग से बुमला आपको सिर्फ 45 किलोमीटर दूरी पर है। 1962 से पहले हमारे यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं वो व्यापार के तौर पर सबसे जो तिब्बत के यानी चाइना के सबसे नज़दीकी गांव है, छोटा सा टाउन है जिसका नाम है छोनाजोंग, यहाँ से आना जाना करता था। लेकिन 1962 के बाद हमारा सीमा जो है बुमला तक ही सीमित है। तो ये उस समय का मैप है। ये मेजर बोब खातिंग जी के, ये है मेजर बोब खातिंग जी के पर्सनल जर्नल्स हैं। हमने उसमें हैंड रिटन लेटर्स कलेक्ट किए हैं। तो वो जब तवांग में यहाँ पे उनको असाइन किया गया था, एवरीडे एक्टिविटीज़ वो यहाँ से रिपोर्ट लिखकर अपने जो गवर्नर साहब है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ से मैसेज देते थे कि तवांग की स्थिति क्या है। अब आता है, ये है मेजर बोब खातिंग जी के जन्म, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जन्मभूमि से हमने ये सब इकट्ठा किया है, जो उखरुल रीजन में जो मणिपुर में है। और ये उनका जहाँ पे उनका लास्ट रेस्टिंग प्लेस मंत्री पुखरी है, जो इम्फाल में पड़ते हैं। तो वहाँ से हमने ये सर्वे कलेक्ट किया है। इनफैक्ट मेजर बोब खातिंग जी का असली नाम था, पूरा नाम था मेजर रलेंगनो बोब खातिंग। जब उन्होंने 1939 में जब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किया, तो उनको जो कलीग्स था उनको रलेंगनो शब्द को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी। उन्होंने उसका नाम शॉर्ट रखा रॉबर्ट खातिंग, और रॉबर्ट जो है बाद में शॉर्ट एंड होके बोब खातिंग, जिससे उनका पूरा कैरियर में बोब खातिंग नाम से जाना है। एक्चुअली
ही वॉज एन अनसंग हीरो। बहुत लेटली लोगों को पता चला उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और ये भी पूरा इनका जो कंट्रीब्यूशन जाता है हमारे यहाँ ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे इंडियन आर्मी, जिन्होंने दोनों मिला के इस म्यूज़ियम को बनाया। और जब 1951 में मेजर बॉब खतीम यहाँ आए थे, तो ये हमारे लोकल एक कोर्ट है जिसे खंजर कहते हैं, इसे उस समय का जो एबोट, जो तवांग मोनेस्ट्री का जो एबोट था, जिनका पिक्चर आप वहाँ देख सकते हैं, उन्होंने मेजर बॉब खतीम जी को ये दिए थे। ये जो कोर्ट है, ये मेजर बॉब खतीम जी वेन ही वाज अ यंग सोल्जर। और हमने जैसा आपको कहा, मेजर बॉब खतीम वाज स्टूडेंट लीडर, टीचर, सोल्जर, ये सभी उनके जो है मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी है। अभी आते हैं मेडल गैलरी। ये है मेडल्स, ये मिलिट्री क्रॉस है जिसे 1944 में मेजर बॉब खतीम जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था। ये है इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल जिसे 1947 में मेजर बॉब खतीम जी को दिया गया था। और ये रहा हमारा सीरियल जो अवार्ड है पद्मश्री, जिसे 1957 में उनको दिया गया था। इसी प्रकार ये है बर्मा स्टार मेडल, और ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार मेडल। फिर आते हैं मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मेजर बॉब खतीम जी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर्विस के तौर पर दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर्विस मेडल है। ये गैलरी हमारे 1962 वॉरियर्स जो इंडिया चाइना युद्ध में हमारे जो शहीद हुए जो जवान हैं उनको डेडिकेट किया गया है। तो ये पूरा बैकग्राउंड 1962 युद्ध का मेन कारण है 13 अक्टूबर 1913 में जो शिमला कन्वेंशन जो ट्रीटी बनाया गया था, जिसको चाइना ने जो है इनकार किया था। फिर से दोबारा 27 अप्रैल 1914 में इसको दोबारा रीड्राफ्ट किया, लेकिन उसमें भी चाइना ने नहीं माना। इसके बाद 1920 में टिबेटियन एक्सपेंशन हुआ, 1943 में आसाम राइफल का डिप्लॉयमेंट हुआ, और 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। 1 अक्टूबर 1949 में चाइना का जो है कम्युनिस्ट पार्टी चेंज होकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। इसके बाद 1950 1 अप्रैल में इंडिया बिकम द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री बना। इसके बाद 7 अक्टूबर 1950 में चाइना को तिब्बत को पूरी तरह से चाइना ने कब्जा कर लिया। और 14th दलाई लामा जो है 1956 को 14वीं दलाई लामा जो प्रेजेंट है वो जो पहली बार इंडिया में विजिट किया था 2500 बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन के तौर पर। फिर बाय 1953 to 57 में चाइना ने जो है कंप्लीट कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रोड फ्रॉम सिंगजिंग टू अक्साई जो लद्दाख के पास में है। इसके बाद पंडित नेहरू इसी के बॉर्डर के बारे में चर्चा करने के लिए भूटान पे भी गए, और पूरी तरह से 1959 में तिब्बत में जो वायलेंस होना शुरू हो गया, पूरा मारपीट हो। इसी कारण 30 मार्च 1959 को हमारे 14वीं परम पूजनीय 14वीं दलाई लामा जो है तिब्बत को छोड़ के हमारे भारत में एंट्रेंस हुए थे, और उन्होंने भारत में जो एंट्री हुआ था ये इस रीजन तवांग से होकर उन्होंने एंट्री किया था। इसके बाद चाइनीज़ ने ओपनली क्लेम करने लगा कि हिमालयन रेंज और प्लेन्स ऑफ असम जो है उनका है, जिसको जो है इंडिया ने जो है ऑब्जेक्ट किया। फिर प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज़ के प्रीमियर ने दिल्ली में डिस्कस किया बाउंड्री इशू के बारे में, बट वहाँ पर कोई भी जो है समाधान नहीं हुआ। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 में सुबह का 5 बजे करीबन 160 चाइनीज़ आर्मी ने पहला अटैक करना शुरू किया, जिसे कहते हैं जिमितांग सेक्टर, यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर दूरी पर। उस समय में हमारे पास जो मीडिया था ये न्यूज़पेपर ही था। तो ये पहला अटैक जिमितांग सेक्टर से 1962 में चाइनीज़ सोल्जर से अटैक किया था सुबह का 5 बजे। उस समय में हमारे यहाँ पे 9 पंजाब रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, 2 राजपूत रेजिमेंट यहाँ पे इस जगह पे तैनात थे। उन्होंने पहला अटैक किया था थगला रिच, ये है यहाँ से अटैक किए थे। और ये है किंजामनी जो है हमारा जिमितांग सेक्टर में एक छोटा सा लास्ट बॉर्डर एरिया है, जहाँ से हिज होलीनेस 14th दलाई लामा इंडिया में एंट्रेंस हुए थे आफ्टर मोर देन 15 डेज चलने के बाद हम लहासा कैपिटल से आने के बाद किंजामनी। आज ये एक सुंदर एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लोकल्स लोग यहाँ पे जाके पिलग्रिमेज साइट, तो टूरिस्ट लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं, जो यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है गुमला सेक्टर। तो गुमला से भी उन्होंने अटैक किया था चाइना ने। उस समय में असम राइफल 1 सिख रेजिमेंट और 4 गढ़वाल राइफल आर्मी रेजिमेंट यहाँ पे तैनात थे। तो यहाँ पे हमारे जो परमवीर चक्र जी से मिला था
जोगिंदर सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, उनका मेमोरियल भी हुमला के 2.5 किलोमीटर पहले उनके मेमोरियल भी बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 बड़े नदियाँ बहते हैं, एक का नाम है तवांग छू, दूसरा है यमजांग छू। इस प्रकार चाइना ने पूरी तरह से तवांग को कब्जा करके उस समय का जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूपा, खलकतांग हो गया, फिर आपका बोमडिला हो गया, सब एरिया को उन्होंने जो है कैप्चर कर पूरा ऑक्यूपाई कैप्चर कर चुका था अप टू द लास्ट बॉर्डर एरिया कॉल छाकू। ये सभी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे। जबकि 1962 वॉर के दौरान चाइनीज आर्मी वेयर वेरी एडवांस, उनके पास बहुत एडवांस वेपन थे। ये जो मशीन गन आप देख रहे हैं ये सभी जो चाइनीज आर्मीज के हैं, जबकि 1962 के युद्ध के दौरान हमने उनसे कैप्चर किया गया था। इसके बाद हमारा आता है अरुणाचल का बैलेट वेरिएंट, इनका नाम है राइफलमैन लीनर देवी। ये एक ही लोता सोल्जर है जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। ये सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और अरुणाचल का एक ट्राइब है जिसे निशी कहते हैं, और निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये हमारे यहाँ के लोकल सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे भारत के सोल्जर्स को अपना बहुत साथ दिया इन्होंने। ये एक याक हर्डर है जिसे ब्रोकपा कहते हैं, यानी जो याक पालते हैं। तो ये उस समय 16 साल की उम्र का था जब ये यहाँ पे युद्ध हुआ। तो उनको हिंदी नहीं आता था, तो वहाँ का जो हमारे भारत के जो सेना है उनको यहाँ का लोकल भाषा में तो एक ही शब्द से पहचानता था, जब राम 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 राम, बस ये राम राम उन्हें समझ में आता था कि ये हमारा भारत का सेना है। तब इन्होंने इसका कई सारे घायल जो सेना भारत के सेना उनको जो अपना घर पे पनाह दे के कई सारे लोगों को इन्होंने जख्म जगह से उठा के मतलब जो असम बॉर्डर के औरत की तरफ उन्होंने कई सारे लोगों को हेल्प किए। तो वो अपने टेस्टिमोनी यहाँ पे दे रहे हैं। ये हमारे वीर जवान हैं 1962 के दौरान जिनको जो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जैसे मैंने आपको कहा सूबेदार जोगिंदर सिंह का मेमोरियल आपको मुमला पास के पास उनके मेमोरियल मिलेंगे। फिर आपने जब ऑन द वे आपने देखा होगा जिला पास में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की भी मेमोरियल है। तो ये सारा ऑफिसर से जिनको कैडेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये हमारे बाकी आर्मी सोल्जर्स, आर्मी जवान से अलग अलग कंपनी से, उनके अलग अलग रेजिमेंट से, उनका सभी जो 1962 युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे। तो हमारे रिपोर्ट के मुताबिक 2420 शहीद हुए थे उस समय 1962 युद्ध के दौरान, जो रिकॉर्ड पे से पिक्चर्स से, आर्चिव्स, आर्टिकल्स से जो 1962 के बारे में रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी भाषा में पब्लिश हुआ है। और ये है गैलरी में आप जानेंगे हमारे यहाँ के जो कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का रिलीजन के बारे में। अगर हम कल्टिवेशन के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पे जो फिंगर मिलेट का काफ़ी जो है कल्टिवेशन होता है। और यहाँ पे आपको हर जगह पे आप देखेंगे एक मोनपा का स्ट्रक्चर्ड हाउस जो है क्ले और पत्थर से बनाए जाते हैं। और हर घर के ऊपर में आपने रास्ते में आते वक्त भी देखे होंगे झंडा फहराया हुआ। ये बुद्धिस्ट फ्लैग है जो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी में हम लोग इसको फहराते हैं। इसका सिग्निफिकेंट यह है कि जो घर पे रहने वाले लोगों का सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपका प्रॉस्पेरिटी हो, तो हर साल एवरी न्यू ईयर में इस झंडे को हम लोग फहराते हैं। और ये है एक लोकल पॉट जिसे हमारे यहाँ की भाषा में खंजर भी कहा जाता है, छुपा भी कहा जाता है। ये याक का ऊल से बनाया गया है और मोस्टली विंटर में पहनते हैं। 1962 से पहले हमारे यहाँ पे जो इंडियन करेंसी का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, तो उस समय में ये चांदी के सिक्के जो है इस्तेमाल करते थे और व्यापार के तौर पर। और ये यहाँ के लोकल हैंडमेड पेपर है जिसे मोनशुगु नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रकार का श्रब या प्लांट मिलते हैं जिसका छिलके से हमारे यहाँ का लोकल पेपर बनाया जाता है। यह पेपर स्पेशली कैलीग्राफी हो या आर्ट्स, ड्राइंग और हमारे जो प्रेयर फ्लैग्स उस पर वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये 3D के रूप में आप देख सकते हैं। एक मोनपा का टिपिकल मोनपा हाउस स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। तो ये पत्थर और क्ले से बनाए जाते हैं क्योंकि साल भर में 7 से 8 महीना सर्दी का मौसम रहता है। आपको पता होगा कितना ठंड है यहाँ पे, लेकिन तो ज़्यादातर ठंडी रहती है। तो घर के सामने आपने रास्ते में आते वक्त देखा बहुत सारे स्टेक और फायरवुड रखा होता है, क्योंकि फायरवुड हम लोग जो है हमेशा के बहुत ही आवश्यकता होता है।
तो एक मोनपा हाउस स्ट्रक्चर में यूजुअली 3 ताला का रहते हैं। जो बेस फ्लोर है वहाँ पे हम डोमेस्टिक एनिमल्स जो कैटल्स वगैरह हो गया वो सब हम रखते हैं। फिर मिडिल पोर्शन में हम सब गेट टुगेदर बोलो या जितने भी घर के जितने परिवार सदस्य हैं सब एक जगह पर जमा होते हैं वो किचन में, क्योंकि हमेशा वहाँ पर आग जलाए रहते हैं। उसी का पार्टीशन करके पूजा पाठ करने के लिए छोटा सा अल्टर रहेगा, मंदिर तरीका। फिर इसके बाद उसी का पार्टीशन करके सोने का रूम बेडरूम अलग रहेगा। जो टॉप फ्लोर वाला है उसमें जो हम लोग अनाज को स्टोर करने के लिए रखते हैं, क्योंकि विंटर में यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है बर्फ़ के कारण से, ठंडक के कारण से। तो जो भी विंटर के लिए हम अनाज जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो हम जो है स्टोर करके सबसे टॉप फ्लोर में रखते हैं। तो इस प्रकार एक मोनपा हाउस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होते हैं। ये यहाँ के हैंडीक्राफ्ट है, कारपेट मेकिंग। तो यहाँ पे आपको सभी मैन्युअली बना, मास्क मेकिंग, हैंड क्राफ्ट, ये सब पूरा जो मैन्युअली बनाया जाता है, कोई मशीनरी चीज़ इस्तेमाल नहीं होता है। सब अलग अलग जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये सब जो है हमारा मोनपा फोल्कलोर का रिलेटेड होता है, उसी से हम लोग जो डिज़ाइन हो गया इसका पैटर्न बनाते हैं। ये एक जेंट्स का आउटफिट है, इसे छुपा कहते हैं, इसे खंजर कहते हैं। ये एक यूनिक जेंट्स लेडीज़ दोनों पहन सकते हैं। ये टोपी है, इसका यूनिक ऐसा डिज़ाइन इसलिए दिया गया है कि यह मानना है कि जब बरसात होते हैं, बारिश होता है, तो आपका बदन ना भीगे, पानी का जो बूंद है वो यहाँ से टपकेंगे, आपका बदन ना भीगे। और ये जो जूता है ये जो है याक के लेदर से बनाया जाता है। इसी प्रकार ये लेडीज़ का ड्रेस है, इसे शिंका, कैंचन, तोदुंग इस प्रकार कहते हैं। तो ये भी एक यहाँ का मोनपा का एक ड्रेस, लेडीज़ का एक ड्रेस कोड इस प्रकार पहनते हैं। ये सब हमारे रोज़ाना जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, किसी का आपने वो है। और यहाँ का लोकल यहाँ वाटर टी बनाने के ये आर्म्स वेसल से देख रहे हैं। यहाँ का लोकल वाइन बनाने 2 प्रकार का वाइन बनाते हैं हमारे यहाँ पे, एक फिल्टर एक नॉन फिल्टर। इसी प्रकार ये हमारे यहाँ पर लोकल चीज़ रखने के लिए कंटेनर है। ये मक्खन रखने के लिए, ये सभी जो बैम्बू से, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता, सभी बैम्बू और लकड़ी को पड़ी बनाए जाते हैं। ये यहाँ पर अगर कोई मेहमान आपको घर पर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग लोकल वाइन पिलाते हैं, जिसे चेन कहते हैं। ये वुड से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ अगर सेरेमनीज और कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो जो मेहमान आते हैं उसको हम यहाँ पे चाय या एक जो यहाँ का लोकल वाइन है उसको पिलाते हैं। यहाँ सिग्निफिकेंट है कि जिस तरह मतलब यहाँ पे जो यहाँ बोलो या शीप बोलो आटा काटना है, तो आप भी इस तरह स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। ये यहाँ के हिमालयन स्टैक स्किन है, जिसे जो बास्केट बने हैं, ये याक के फर से बनाए हैं कवरिंग। ये जो याक पालते हैं जिसे ब्रोका कहते हैं, उनके पास यूजुअली इसे कहते हैं ब्लोवर। यहाँ से एयर जो ब्लो करके आग को जो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर आर्चरी का, तीर अंदाज का बहुत ही यहाँ पे शौकीन है, सभी लोग खेलते हैं। तो ये तीर अंदाज के रखने का है। और ये है छुरपी, जो हमारे लोकल चीज़ उसका कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह कुछ इस्तेमाल है। जो याक हार्डर्स है जिसे ब्रोका कहते हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स जो याक का दूध से बनाते हैं उसको इसके अंदर डाल के, कंटेनर के अंदर डाल के इसको सील करके मार्केट में लेके बेचते हैं। इसी प्रकार ये चक्की है। और ये हमारे यहाँ पे इसे पलंग कहते हैं। दरअसल यहाँ पे बोतल इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, तो ये बोतल के तौर पर भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी या लोकल वाइन को डाल के जब किसी मेहमान का घर पे जाते हैं तो गिफ्ट के तौर पे ले जाते हैं। और ये सारा हमारे यहाँ के जो बैम्बू से बने बास्केट्स हैं, अलग अलग बास्केट, अलग अलग, जैसे ये है, ये टोकरी जो है यहाँ के जो सूखे पत्ते, जंगल के जो सूखे पत्ते वो इकट्ठा करके खेती में खाद बनाने के लिए हम लोग इसमें सूखे पत्ते उठे के खेती में डालते हैं, ताकि वो जो है साल की जो मिट्टी करके वहाँ पर खाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो हर एक आपने मंदिर में कई सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में देखे होंगे, इस प्रकार एक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये अल्टर के पूजा पाठ करने के लिए एक स्ट्रक्चर है मोनपा रोड पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मूर्ति, जिन्होंने बुद्धिज़्म को जो है डिस्कवर किया। इसके बाद आते हैं गुरु पद्म संभव, जिन्होंने बुद्धिज़्म को यहाँ पे लाया। दरअसल बिफोर 7th सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी से पहले इस रीजन में बुद्धिज़्म नहीं था। तो यहाँ का लोग जो है बॉर्न रिलीजन, यानी जो प्रकृति को पूजा करते हैं, जिससे धूप हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया, या 5 एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं। तो ये गुरु जी ने
बुद्धिज़्म को इस रीजन में लाके फैलाया था। और ये है तारा देवी जो पप्पा यानी जो याक हार्डर्स जो याक को पाते हैं, तो मोस्टली वो अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक एकदम हाई रेंज में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में। तो उनका जीवन भर जो है वो याक को ही देखभाल करके अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और वो एक नोमाड ज़िंदगी जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। उनका ड्रेस कोड कुछ इस प्रकार पहनते हैं वो, और उनके पास हमेशा एक सूट रहेगा वो जहाँ भी जाएंगे पहनने के लिए, और साथ में कुशन भी रहेगा। तो यहाँ घी का माध्यम से जो गाय का जो याक का दूध है उसका जो बाय प्रोडक्ट जैसे लोकल चीज़ हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, वो उसका प्रोसेसिंग किस प्रकार होता है तो इस वीडियो को बताएं। ये है हमारा लोकल चीज़ और ये है याक के जो दूध से बनाए हुए होते हैं। तो चीज़ में दो प्रकार के मिलेंगे आपको, एक फ्रेश वाला जिससे पनीर भी कह सकते हैं, और एक मिलेगा फॉर्मेंटेड वन। जो फॉर्मेंटेड वाला है वो जो है सब्जी में डाल के बनाया जाता है, जिससे हमारा ये याक का जो बाय प्रोडक्ट्स का जो ये लोकल चीज़ ये सब खाने से बदन को बहुत गर्म रखते हैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड मोस्टली अभी विंटर में तो माइनस टेम्परेचर चलते हैं। तो यहाँ पे बड़े चाव से लोग इस जो याक का बाय प्रोडक्ट्स को सेवन करते हैं। यहाँ इसे कहते हैं ऑडियो शावर। दरअसल यहाँ पे जो आपको जो वॉइस सुनेगा या एक ही रिकॉर्डेड वॉइस क्लिप है मेजर भोगपति जी के। दरअसल मेजर भोगपति जी 1951 में आकर तवांग को अपना इंटीग्रेशन काम करके चले गए, लेकिन दोबारा 1985 में करीबन 35 साल बाद दोबारा तवांग को विजिट किए थे। उस समय में हमारे ऑल इंडिया रेडियो जिसे आकाशवाणी जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे उनका ब्रांच है तवांग में, आकाशवाणी तवांग। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, तो वो इंटरव्यू बाइट रिकॉर्डेड करके रखे हैं, जिसमें उनको पूछा जाता है कि 35 साल पहले जब आप तवांग आए थे, यहाँ के लोगों का यहाँ का माहौल किस प्रकार था, और आप 35 साल बाद जब आप भी आए हैं तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलपमेंट क्या हुआ, किस तरह डिफरेंस आप देख रहे हैं। तो वो बाइट हमने रिकॉर्डिंग करके रखा है, तो यहाँ पे खड़ा होकर सुन सकते हैं। ये है हमारे अभी जो तवांग मोनेस्ट्री है, तो हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव है प्लांट अ फ्लैग। तो इसको देख के हम एक मन में एक इमोशन आप पैदा कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि जिस तरह 1951 में मेजर भोगपति जी जब पहली बार तवांग यहाँ आए थे, तो उन्होंने जब ये तिरंगा झंडा यहाँ पे फहराया तो उस समय में उनको जो एक महसूस हुआ, एक इमोशन पैदा हुआ, उसको हम दोबारा याद करके आज उनका योगदान से आज जो तवांग जो है एक भारत का मूल्य हिस्सा और इंटीग्रेशन पार्ट होकर बैठा है। इस तरह अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने छोटे छोटे मुल्क को 1947 में जब हम भारत आज़ाद हुए, फिर भी हमारा देश जो छोटे छोटे मुल्क में बांटा हुआ था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी था जिन्होंने सभी छोटे छोटे मुल्क को एकजुट करके आज एक महान भारत देश जो बना है, इनका योगदान है। इसी प्रकार मेजर भोगपति जी ने हमारे पूर्वोत्तर में सभी छोटे छोटे जो स्टेट्स है वो सबको इंटीग्रेशन करके भारत का साथ जोड़ने में इनका योगदान रहा है। इसके बाद आप ये जो बैकग्राउंड में जो झील देख रहे हैं, ये है सैला झील, सैला लेक, जो आप सैला होकर तवांग की ओर आते हैं। और जब 1985 में जब मेजर भोगपति जी को पूछा गया कि आप यहाँ के युवाओं को क्या आदेश देना चाहते हैं, तब मेजर भोगपति जी ने ये कोटेशन उन्होंने दिए थे। इसमें लिखा है चेंज मस्ट बी हियर बट द बेसिक थिंग इज इन द हार्ट एंड द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय कंडक्ट, द स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द पीपल, स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द नेशन, दैट कंडक्ट दैट कैरेक्टर शुड बी मेंटेन। ये उन्होंने हमारे यहाँ पे युवाओं को दिया। तो इसी के साथ इस विजन का दौरा ये खत्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू। It was so beautiful. थैंक यू It was completely knowledgeful. वो हमने चीज़ देखी जो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल सही। देखो हमने आपका एक एक चीज़ मतलब एक टाइम में एक एक चीज़ रिकॉर्ड किया है टोटल। मेरे पास पता मेरे बैटरी लो थी, पर मैंने कहा बाहर वाली चीज़ रह जाए, और जो आप बोल रहे हो ये नहीं रह जाए। इसलिए हमें यह पता चल गया तवांग में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो हम वी आर लकी कि हम आपने सारे के साथ आप हमें मिल गए और हमें आपने अब हम अपनी मर्जी से देखते हैं तो मैं यहाँ का हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।
야, 난 남나도 샷쳐다 ये. 가 इम्प्रेस कहीं नहीं जो. तो देख सकते हैं अभी हमारे जितने भी टूरिस्ट आए हैं अभी सारे वापसी जा रहे हैं अभी. और ये आपका मेन एंट्रेंस ये 190 ब्रिगेड पे है. हम देख सकते हैं यहाँ पे टिकटिंग वगैरह हो सकते हैं. तो आगे की तरफ देख सकते हैं यहाँ स्टैचू हमारे जो स्तूपा है. देखिए तब देख सकते हैं यहाँ ऊपर. तो ये 190 ब्रिगेड है गाइस. 띠대서 왜 링즈 벌써 No, I'm not lying. 1999. 100 BC. तो देख सकते हैं हमारे यहाँ 190 ब्रिगेड के पास कैफ़े है, कैफेटेरिया. और यहाँ पे छोटा सा स्टोर है. हम स्टोर के अंदर जाके देखेंगे. और लामा जी लोग शॉपिंग कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे सारा गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे आपको. और सारे डेकेथलॉन के जैकेट्स हैं यहाँ पे. देखिए अगर किसी को डेकेथलॉन के जैकेट्स या कुछ भी कपड़े चाहिए तो ट्रैक पैंट्स वगैरह यहाँ आ सकते हैं 190 ब्रिगेड के पास. देखिए यहाँ देख सकते हैं कैफेटेरिया के पास ही यहाँ पे एक आई लव इंडियन आर्मी का एक लोगो लिख रखा है. तो पीछे की तरफ देखिए आप हमारा जो मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री में थोड़ा जूम करा के दिखाता हूँ. देखिए हमारा तवांग मोनेस्ट्री का व्यू इस तरीक़ा से है.